हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। आज हम लोग क्लास 10th का सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। जैसा चैप्टर है हमारा रियल नंबर, इसमें जो फर्स्ट थ्योरम देकर रखा है उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उसका उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह रहा है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कहने का मतलब हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मैं एक 20 नंबर ले लिया, इसका जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये 2 × 2 × 5 यही निकल के आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना। ये हमारा कंपोजिट नंबर है, और इसको जो मैंने निकाला यही हमारा प्राइम नंबर है। तो मतलब एवरी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। जैसे मैं और आप लोगों को एग्जांपल लेकर बताता हूँ। 12 ले लिया एक एग्जांपल, इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब जैसे मैं और एग्जांपल लेकर बताता हूँ, 16 ले लिया, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 × 2 16। इसके रूप में हम लोगों ने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको व्यक्त कर लिया। अब आप बोलेंगे कि सर इसका यूज क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं कि जब हम लोगों को एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होता है तभी इसका उपयोग करते हैं। कैसे, तो जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि 6 और 10 का जैसे हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको 2 से लगाएंगे। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अगर आप लोगों को 6 और 10 का एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास 2 × 3 × 5, ये ना हम लेंगे 2 × 3 × 5 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब हम लोगों को इसका क्या फाइंड करना होगा, अगर एचसीएफ फाइंड करना होगा तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 6 का पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। 6 को अगर हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 × 3 यही राइट करेंगे। अगर 10 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, हमारा निकालेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। अब इस दोनों में जो कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। तो इसमें हमारा कॉमन क्या आ गया, 2, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एचसीएफ या एलसीएम को फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर की सहायता से। वैसे तो मैंने आप लोगों को क्लास 10th का कम्प्लीटली सॉल्यूशन करवा ही दिया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। इसी चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं आप लोगों को वो भी यहीं पर सॉल्व करवा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, हम लोगों को इसको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों से √2 के प्लेस पर √3, √5, √7 कोई सा भी नंबर पूछा जा सकता है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। जिस तरीके से मैं जो स्टेप मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए बताऊँगा उसी तरीके से आप उन सभी को भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो करवा ही दिया हूँ, फिर से मैं यहाँ पर भी आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या राइट किया, लेट अस एज्यूम, हम लोगों ने माना, ऑन द कंट्रेरी मतलब उसका जस्ट उल्टा माना, दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम लोगों को प्रूव करना था इरेशनल, लेकिन हम लोगों ने मान क्या लिया, √2 एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट, इसलिए हम लोग राइट कर सकते हैं √2 = a/b। मतलब √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब वह रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में राइट करेंगे ना, उसी को मैंने p/q के जगह पे a/b राइट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये भी बात ध्यान दीजिएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पर कि a और b क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो होगा 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे को प्राइम क्या होता है, को प्राइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ होता क्या, उन दो नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया 3 और 4, इस दो नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। और मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, 7 और 8, इन दो नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से वैसे दो नंबर जिसके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, वही हमारा को प्राइम कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया है ना, √2 × b, √2b इंटू ये बच गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। जब √2b का स्क्वायर करेंगे तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, और b × b क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू, इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो ये a² हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर b² को एज इट इज़ यहाँ पर स्टॉप कर लिया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको जब हम लोग इधर की ओर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आएगा तो a² / 2 हो जाएगा। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट किया, सिंस
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, इसीलिए 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में, तो इसका मतलब हो गया क्या, 2 भी 2 को डिवाइड करेगा, है ना। जब 4 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 से 2 भी डिवाइड होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। नो टैक a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, कोई भी इंटीजर c के लिए a इक्वल टू हम लोगों ने क्या मान लिया 2c, इसके प्लेस पर हम लोग इसको पुट करेंगे। रूट 2b इक्वल टू a है ना, तो रूट 2b इक्वल टू a के प्लेस पर 2c राइट कर लेंगे, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, रूट 2b इक्वल टू 2c। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 से ये 4 कितना टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर। अब यहाँ से इस 2 को इधर की ओर, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इसको हम लोग इधर की ओर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सिंस 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 जो है अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी, 2 क्या करेगा बी को भी डिवाइड करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया उसी तरीके से ये भी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। हम लोग देख रहे हैं क्या 2 क्या निकल के आ रहा है, कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है ए एंड बी के लिए, है ना। बट दिस कंट्राडिक्शन आवर एजम्पशंस दैट ए एंड बी आर को प्राइम, लेकिन हम लोगों ने माना क्या था कि ए और बी एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम मैंने आप लोगों को बताया था कि को प्राइम का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर निकल के आता है, लेकिन यहाँ तो 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। इस वजह से आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, हम लोगों ने जो माना वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो हम लोग इसलिए राइट कर सकते हैं रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसलिए रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसमें हम लोगों को समझना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, यही हम लोगों को यहाँ पर समझना है। जैसे आप लोगों को एक इक्वेशन देकर रखेगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जिसका एक्स का 2 वैल्यू निकल के आता है, उसी को मैंने एक को अल्फ़ा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई, वही एक्स का जो 2 अलग अलग वैल्यू निकल के आता है, एक एक्स को मैंने अल्फ़ा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया। सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया। इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो आप बोलेंगे बी क्या होता है, ए क्या होता है, तो एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, और कांस्टेंट टर्म तो सी रहता ही एज इट इज़, है ना। उसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे सम हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी पर आधारित मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, अल्फ़ा और बीटा जो है ना किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, मतलब एक्स का 2 वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन देकर रखा है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पे पावर -1 प्लस बीटा पे पावर -1। यहाँ पर जो 9 बच्चे रहेंगे ना, ध्यान दीजिएगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका दोनों रूट्स को फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया ही है ना। तो पहले इसका रूट्स को फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर इसको पुट करेंगे उस दोनों वैल्यू को, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन हम लोग इसको वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देकर रखा है अल्फ़ा पे पावर -1 और बीटा पे पावर -1, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो इसको राइट करेंगे। अगर पावर माइनस में नेगेटिव में है तो इसको जब लिखेंगे तो 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बीटा। उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों को राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो, यहाँ से हमारे पास बीटा बच जाएगा, और प्लस में यहाँ बीटा से बीटा मिल गया, और यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोगों को फार्मूला मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है। ये निकल के कितना आया, ये फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो इसके जगह पर हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, माइनस में बी अपॉन ए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ
सब रूट से अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ सी अपॉन ए, है ना। जब आप इसको राइट करेंगे, ये अभी डिवाइड के फॉर्म में है ना, इसको जब आप राइट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू, ये डिवाइड के फॉर्म में, तो ए ऊपर चले जाएगा और सी नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। तो ए को ऊपर की ओर राइट करेंगे और सी नीचे आ जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या गया? माइनस बी अपॉन में सी, यही ना बचा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 5, और माइनस जो है फार्मूला से है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और बी के प्लेस पर क्या राइट करेंगे? 5, है ना। और सी यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। तो इसका आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? माइनस का 5, क्योंकि नीचे में 1 है तो वो उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं। चैप्टर है ट्रायंगल। थ्योरम हमारा बीपीटी है, इसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं और थेस थ्योरम कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैं आप लोगों को इस थ्योरम को बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा, ट्रिकी तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो थ्योरम क्या कह रहा है? इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान के चलिए मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, है ना। उसके यहाँ पे कह रहा है ना, ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ये लाइन जब इसका मैंने पैरेलल ड्रॉ किया तो ये 2 पॉइंट पर इसको क्या किया? इंटरसेक्ट किया, ठीक। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा था, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये वाला दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, इधर का ये साइड और ये साइड, इक्वल रेशियो में इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कहने का मतलब यहाँ से ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही हम लोगों को इसमें प्रूव करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। यहाँ पे गिवन में हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड डी ई इज पैरेलल लाइन टू साइड बी सी। डी ई जो है पैरेलल साइड है किसका? बी सी का। विच कट्स ए बी एट डी, जो ए बी को डी पॉइंट पर कट कर रहा है, एंड ए सी एट ई, और ए सी को ई पॉइंट पर कट कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्रूव क्या करना है वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। अब उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी को ई से ज्वाइन करवाया और सी को डी से ज्वाइन करवाया। एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ई एफ यहाँ से ध्यान देगा परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ किया, एंड डी जी परपेंडिकुलर ए सी, डी जी परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किया? ए सी पर। तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, है ना। अब चलिए इसके आगे हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ट्रायंगल कैसे लेंगे उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर तरीका बता देता हूँ। पहले यहाँ पर ए डी है ना, तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए डी ई। उसके बाद यहाँ पर डी बी है ना, तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ट्रायंगल को भी ध्यान रख सकते हैं कि कैसे लेना है। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरीके से इसके भी लिए भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसका बेस और हाइट, इसका बेस और हाइट, आप बोलेंगे इसको भी काट देते हैं सर सेम, ये नहीं, लेकिन दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या होगा? अलग अलग होगा ना। तो ए डी ई के लिए और बी डी ई के लिए जो होगा ना हमारा बेस, ये वाला हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव करने के लिए माना हुआ है, ए डी अपॉन डी बी। तो बेस की जगह पर मैं यहाँ पे राइट डायरेक्ट कर दिया, वहीं से देखकर ए डी अपॉन डी बी। अब यहाँ से देना जाएगा हाइट, जो पहला परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना ई एफ, वही दोनों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइट वही हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने उसी को राइट कर दिया ई एफ अपॉन ई एफ। आपको यहाँ से क्या होगा कि इस फिगर को देखने का ज़रूरत भी नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया? ए डी अपॉन डी बी। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया ए डी अपॉन डी बी, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट उसी तरीके से, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हम लोगों को लेना पड़ेगा ए डी ई, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, बस बी डी ई के जगह पर हम लोगों को सी ई डी लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ए डी ई तो लिए ही, लेकिन बी डी ई के जगह पर हम लोगों को लेना पड़ेगा क्या? सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी तो फार्मूला वही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ इस ट्रायंगल के लिए भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ भी बेस इंटू हाइट बच गया, यहाँ भी बेस इंटू हाइट बच गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल के लिए बेस
ये वाला हो जाएगा और इस ट्रायंगल के लिए बेस ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एज इट इज़ बेस के जगह पर ये राइट कर सकते हैं AE/EC। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दिया AE/EC। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब हाइट इस दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, जो दूसरा परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है DG, वही दोनों के लिए हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने राइट कर दिया DG/DG। अब यहाँ से DG से DG कैंसिल हो गया, बच गया क्या AE/EC। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आगे चलिए। वी नो हम लोग जानते क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में एक ही बेस पर बना हुआ रहता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो वो दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ से ध्यान दीजिएगा BDE ये वाला ट्रायंगल और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यहाँ से CED ये वाला ट्रायंगल। मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा और एक ही बेस पर आ रहा है, DE बेस पर। तो इसीलिए ये वाला ट्रायंगल का एरिया ये वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एक ही बेस है दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आगे मैंने क्या राइट किया, नॉट टेक सेकेंड। मैंने सेकेंड इक्वेशन को क्या माना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE/एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू आया क्या है AE/EC। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ऊपर में जो है एज इट इज उसको मैंने राइट किया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, मैंने अभी आप लोगों को बताया CED जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में। तो CED के जगह पर मैंने राइट कर दिया BDE। ठीक है, और इधर AE/EC एज इट इज रह जाएगा। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में आप लोगों को बताया एरिया ADE/BDE ये है ना, ADE/BDE किसके इक्वल आया, AD/DB के। तो इसके जगह पर AD/DB राइट कर दिया, है ना। उसके बाद इधर तो AE/EC है, ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। और यही तो हम लोगों को प्रूफ भी करना था। यहाँ से ध्यान दीजिएगा AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया AD/DB इक्वल टू AE/EC इक्वेशन फर्स्ट से, हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमारा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में एक और थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, आपको नाम से ही नहीं लग रहा है कि जस्ट उसका उल्टा बोल रहा है। पहले BPT थ्योरम था, उसका कन्वर्स देकर रखा। कन्वर्स मतलब जस्ट अपोजिट क्या कह रहा है, चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यदि एक लाइन जो है ना किसी ट्रायंगल को दो सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो तीसरा वाला लाइन इसका क्या होता है, पैरेलल होता है। और इससे पहले वाला थ्योरम में हम लोगों में क्या देकर रखा था, तो ये दोनों लाइन पैरेलल था ना, तो इसका साइड का रेशियो हम लोगों को इक्वल दिखाना था। इसमें जो है ना हम लोगों को साइड का रेशियो ही इक्वल देकर रखा है और हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसको पैरेलल प्रूव करके दिखाना है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। गिवन में हम लोगों को देकर रखा है इन ट्रायंगल ABC AD/BD इक्वल टू AE/EC, यही ना देकर रखा है, यही ना बोला जा रहा है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि उसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों साइड्स को हम लोगों को पैरेलल क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। थर्ड साइड का ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है ना। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। गिवन में ये देकर रखा इन ट्रायंगल ABC AD/DB इक्वल टू AE/EC, AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये हम लोगों को गिवन में देकर रखा है। टू प्रूव हम लोगों को प्रूव करना है DE पैरेलल BC, मतलब इसका जो है ना ये लाइन पैरेलल है, यही हम लोगों को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल BC, DF को जो है ना पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा BC का। ये आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी एज इट इज मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए DF को पैरेलल BC का मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में हम लोग आएंगे। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में जब DF पैरेलल BC का है तो AD/BD इक्वल टू AF/FC हो जाएगा। जब ये दोनों लाइन आपस में इसका पैरेलल होगा तो इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट का इक्वल और इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट का इक्वल। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया AD/DB इक्वल टू AF/FC। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, है ना। तो ये कैसे होता है, तो बाय BPT। मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले वही थ्योरम पढ़ाया था BPT से।
है ना। जब ये लाइन इसका पैरेलल है तो इसका साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, तो इसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये तो हम लोगों को गिवन में ही था। AD अब का कि ये लाइन AD/DB इक्वल टू AE/EC ये तो दिया हुआ ही था, तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया और गिवन लिख लिया, है ना, क्योंकि ये दिया हुआ था। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये भी AD/DB के इक्वल है और ये भी AD/DB के इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। AF/FC इक्वल टू AE/EC। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसके दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 1 को प्लस करना पड़ेगा। आप इक्वल टू के दोनों साइड कुछ भी प्लस करें माइनस करें तो उस पर इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये इधर की ओर भी +1 ऐड कर लिए और इधर भी +1 राइट ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे, तो इधर की ओर भी हम लोग LCM ले लेते हैं और इक्वल टू के इधर की ओर भी क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग कंसिडर करेंगे। FC और 1 का LCM लेंगे तो FC ही हो जाएगा। FC से FC कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा AF। यहाँ पर इसको इससे डिवाइड देंगे FC इंटू 1 करेंगे तो FC एज इट इज। उसी तरीके से यहाँ पर EC LCM हो जाएगा, AC से EC कैंसिल, यहाँ पे AE बच जाएगा, यहाँ पर EC हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AF प्लस FC क्या होगा, फिगर पे आइए, AF प्लस FC ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब AF और FC को ऐड करेंगे तो ये AC के इक्वल होगा। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, AF प्लस FC की जगह पर AC और नीचे में FC है तो FC को एज इट इज़ राइट कर लिया। उसी तरीके से इधर AE प्लस EC, इधर की ओर आइए, AE प्लस EC, AE और EC को ऐड करेंगे तो ये भी AC का इक्वल आएगा, क्योंकि इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड करेंगे तो AE प्लस EC AC का इक्वल होगा ना। उसी को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, AC अपॉन में EC है तो उसको एज इट इज़ EC रहने ही दे दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, AC से AC कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से AFC इक्वल टू EC हो जाएगा। कहने का मतलब FC और EC दोनों क्या है, इक्वल है। तभी ये इक्वल हो सकता है जब E और F जो है ना दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, तभी ना ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। Therefore F and E are coincide, मतलब F और E जो है ना एक ही पॉइंट पर है। coincide का मतलब होता है सेम पॉइंट। सो DF पैरेलल BC, इसीलिए जो होगा DF क्या होगा, BC का पैरेलल होगा और DE भी पैरेलल किसका हो जाएगा, BC का हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। चैप्टर है सर्कल, थ्योरम 10.1 आपका NCERT में देकर रखा है। चलिए ये थ्योरम कहता है कि हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। का मतलब सर्कल से किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। कहने का मतलब टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। यही हम लोगों को प्रूव करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने राइट किया, लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। OQ है ना, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, R पॉइंट पर। देयरफॉर OP इक्वल टू OR, तो OP जो होगा OR के इक्वल होगा। क्यों कि ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है। कहीं से भी मैं यहाँ भी अगर ड्रॉ करूँगा तो ये भी सर्कल का रेडियस होगा, इधर की ओर भी ड्रॉ करूँगा तो ये भी सर्कल का रेडियस होगा, है ना। तो OP का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही OR का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, OQ इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं OQ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को राइट करने के लिए OR प्लस RQ होगा ना। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, OQ इक्वल टू OR प्लस RQ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, OQ जो होगा, OQ OR से क्या होगा, बड़ा होगा। OR से OQ बड़ा है तो OP से भी OQ बड़ा होगा, OP से भी क्या होगा, OQ बड़ा होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस तो आपस में इक्वल है। आप ध्यान दीजिएगा, सिंस OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP जो है यहाँ पर यहाँ के लिए सबसे कम दूरी है, सबसे नज़दीक वाला दूरी है। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, OP जो होगा AB का परपेंडिकुलर होगा। आप लोग बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए एक ये लाइन है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन मैंने सीधा ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा अब कोई लाइन ड्रॉ करूँगा इधर की ओर, इसका डिस्टेंस ये ज़्यादा होगा। अगर ये लाइन ड्रॉ
करूँ तो इस वाले डिस्टेंस से ये ज़्यादा होगा, इधर की ओर भी ड्रॉ करूँ तो ये वाला जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा। इधर की ओर कोई भी लाइन अगर मैं अब इधर की ओर ड्रॉ करूँ तो ये वाला डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस बाकी सब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। तो इसीलिए OP परपेंडिकुलर AB प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब इसमें एक और थ्योरम देकर रखा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरम आपका NCERT में 10.2 में देकर रखा है। चलिए हम लोग इस थ्योरम को पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो थ्योरम क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही हम लोगों को प्रूव करना है। जैसे कि एक्सटीरियर इस सर्कल के लिए ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से ये एक टेंजेंट AP ड्रॉ किया गया और यहाँ से एक टेंजेंट AQ ड्रॉ किया गया। तो कहने का मतलब AP जो होगा AQ के इक्वल होगा। यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। गिवन में हम लोगों को देकर रखा है, लेट AP एंड AQ आर टू टेंजेंट। AP और AQ जो है ना दो टेंजेंट है, हमने मान लिया। फ्रॉम अ पॉइंट A से टू अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O देकर रखा है ना। टू प्रूव AP इक्वल टू AQ, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया ये टेंजेंट आपस में इक्वल, यही दिखाना AP इक्वल टू AQ, है ना। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, तो ज्वाइन OP OQ एंड OA। O को P से, O को Q से और O को A से ज्वाइन करवाना होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया। अब चलिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA। ट्रायंगल OPA और OQA, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, अगर कंग्रुएंट दिखा देंगे इसका करस्पॉन्डिंग साइड अपने आप क्या हो जाता है, सभी करस्पॉन्डिंग साइड और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कंग्रुएंट दिखा देंगे तो ये तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ही है, तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से CPCT से, है ना। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। OA इक्वल टू OA, इस ट्रायंगल में OPA और OQA में OA साइड जो है कॉमन आ रहा है, तो इसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। OA इक्वल टू OA कॉमन साइड। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA। इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। OPA इक्वल टू OQA इच 90 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, OP इक्वल टू OQ, क्योंकि ये सर्कल का क्या होता है, रेडियस है। सर्कल का रेडियस आपस में हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। और इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, इस सर्कल के लिए रेडियस है, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। OP इक्वल टू OQ रेडियस। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तीन पार्ट्स हम लोगों को इसमें इक्वल मिल गया, है ना। इसीलिए मैंने राइट कर लिया, ट्रायंगल OPA कंग्रुएंट ट्रायंगल OQ है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। कैसे, तो RHS से, है ना, क्योंकि एक 90 डिग्री मिल गया। अब इसीलिए AP इक्वल टू AQ हो जाएगा बाय CPCT। कैसे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये थ्योरम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।